राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं खबरनामा की। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं की मार्कशीट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीएसई ने बताया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट को 12वीं के फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा और नतीजे 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। सीबीएसई ने कहा कि 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय के सबसे अच्छे जो मार्क्स हैं उनको लिया जाएगा। इसी तरह 11वीं के 5 विषयों का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल का नंबर लिया जाएगा। 10वीं के नंबर का 30%, 11वीं के नंबर का 30% और 12वीं के नंबर के 40% के आधार पर नतीजे आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई ने कहा कि परिणाम समिति ने परीक्षा की विश्वसनीयता के आधार पर वेटेज पर फैसला किया। स्कूलों की नीति प्री बोर्ड में ज्यादा अंक देने की है। ऐसे में सीबीएसई के हजारों स्कूलों में से प्रत्येक के लिए परिणाम समिति गठित होगी। स्कूल के 2 वरिष्ठतम शिक्षक और पड़ोसी स्कूल के शिक्षक मॉडरेशन कमेटी के रूप में कार्य करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्कूलों ने अंकों को बढ़ा चढ़ाकर ना बताया हो। यह कमेटी छात्रों के पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शन को आंकेगी। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 31 जुलाई तक सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। जो बच्चे परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए गाइडलाइन बनाई जा रही है। केंद्र ने कहा कि सीबीएसई ने पहली बार इस अभूतपूर्व संकट का सामना किया है। तो नतीजों की तारीख भी घोषित कर दी गई है और इसी के साथ तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि सीबीएसई और आईसीएसई 12वीं के अंकों का फॉर्मूला जारी कर दिया गया है। 12वीं प्री बोर्ड के नंबर से 40% वेटेज यहां पर है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मूल्यांकन की जो ये नीति है उसे स्वीकार कर लिया है, यानी कि इसी नीति के तहत अब सीबीएसई 12वीं के बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं की मार्कशीट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट पर सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने भी प्रतिक्रिया दी है। कि परीक्षा के बाद रिजल्ट निकलना चाहिए था, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं और उसके बिना हमको रिजल्ट निकालना है। तो बच्चे का सही मूल्यांकन हो, सही स्थिति उसके बारे में हमको ज्ञात हो, इसलिए हम लोगों ने जो कमेटी बनी उन्होंने ये डिसाइड किया कि कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के बिहाफ पर हम कोई एक ऐसा क्राइटेरिया डेवलप करें जिससे कि उसका रिजल्ट लगभग उसी तरीके का निकल कर आ पाए कि यदि एग्जाम होता और वो एग्जाम में बैठता और उसके बाद उसका परीक्षाफल घोषित होता। अब कई बार बच्चों का होता है कि कक्षा 10 में वो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, आगे जाके सिंसियर होते हैं। ये बात हमारे समक्ष थी, हमारे ध्यान में थी, इसलिए हम लोगों ने कहा कि बच्चे ने जो 3 मुख्य विषय, जो ऐसे विषय हैं जिसमें उसके सबसे अच्छे नंबर आए हैं, उनका हम मीन मार्क्स ले लेंगे। तो 3 के अगर मीन मार्क्स लिए तो अच्छा हो गया। अब वो 3 के मीन मार्क्स 5 सब्जेक्ट में जो है 12th के ऐड कर दिए जाएंगे। मान लीजिए जैसे कहीं 50, 60 नंबर अगर होते हैं तो इनका तीनों का मीन मार्क्स निकालकर थ्योरी का हम 5 सब्जेक्ट में 12th के डाल देंगे एक एक कर। एक कंपोनेंट 12th के रिजल्ट में ये आ गया। दूसरा कंपोनेंट ये था कि 11वीं में जो उसका बच्चे का थ्योरी की परफॉर्मेंस है, क्योंकि 11वीं में सब्जेक्ट वही होते हैं जो 12th में पढ़ता है बच्चा, सिंसियरिटी बढ़ती है। लेकिन 10th के बाद जब 11th में आता है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे का स्कोर नीचे जाता है। स्कूल थोड़ा सा टफ मार्किंग करते हैं बच्चों को सिस्टम में लाने के लिए। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हमने उसका थ्योरी का 30% कंपोनेंट जो है हर सब्जेक्ट का लेकर उसी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। सीबीएसई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कक्षा 12वीं के परिणाम 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्रदर्शन के आधार पर तय करे जाने के फॉर्मूले पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव में इन्होंने तुरंत निर्णय लिया है। इससे बच्चों को फायदा होगा। अगर जुलाई तक रिजल्ट आ गया तो कॉलेज के एडमिशन उसके आधार पर हो जाएंगे। कोविड की सिचुएशन को देखते हुए मैं लगातार इसकी मांग कर रहा था
कि दिल्ली के ही नहीं देश भर के 1.5 करोड़ बच्चों के हित में फैसला लेना चाहिए हमको। मुझे खुशी है कि ये फैसला लिया गया कि एग्ज़ाम कैंसिल होंगे और उस एग्ज़ाम कैंसिल होने पर 12वीं क्लास में बच्चों को कैसे पास किया जाएगा उसका एक फार्मूला जो हमने मांग की थी 10वीं 11वीं 12वीं के आधार पर तय करें, वो मान के आज उसको ऐलान किया गया है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट तक इसकी नौबत नहीं आने देनी चाहिए थी। केंद्र सरकार को, सीबीएसई को बहुत ह्यूमेन मानवीय भावनाओं का ध्यान रखते हुए और बच्चों की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए पहले ये डिसीजन ले लेना चाहिए था। ना तो इसकी मांग राज्यों की तरफ से उठने की नौबत आनी देनी चाहिए थी, ना सुप्रीम कोर्ट में ये मसला जाने की नौबत आनी चाहिए थी। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो पहले से करती। बट ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के दबाव में इन्होंने ये तुरंत डिसीजन लिए हैं। मुझे खुशी है कि इससे बच्चों को फायदा होगा। कॉलेज के एडमिशन तो अब जब अगर ये जुलाई के एंड तक रिजल्ट दे देते हैं तो कॉलेज के एडमिशन तो फिर उसी मार्कशीट के आधार पे हो ही जाएंगे। और जहां एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वहां आई एम श्योर कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन के भी कोई ना कोई अल्टरनेट निकालेंगे। साथ साथ जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, वो चाहे 10वीं के बच्चे हैं, जो 12वीं के बच्चे हैं, उनके बारे में भी अगर फैसला अभी कोई ले लिया जाता, टेंटेटिव डेट्स अनाउंस कर दी जाती तो अच्छा होता, उसका प्रोग्राम आ जाता। ये साल तो हम सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से, राज्यों की मांग पे हम रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये काम अब अगले साल के लिए भी कर देना चाहिए। अगले साल भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत नॉर्मल सिचुएशन में ये साल बीतेगा। तो अगले साल अचानक हम मार्च में बैठ के फिर अफरा तफरी मचा रहे होंगे, फिर कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट जा रहा होगा, फिर बच्चे चिल्ला रहे होंगे, फिर राज्य कह रहे होंगे भाई कुछ जल्दी डिसीजन लो। तो अभी से एक प्लान बना देना चाहिए। और ऑनलाइन अगर पार्शियल स्कूल खुलते हैं, पार्शियल स्कूल कैसे खुल सकते हैं, उसमें मान लीजिए खुलते हैं तो उस वक्त कैसे असेसमेंट हो सकते हैं, प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे और कैसे प्रोजेक्ट सबमिट होंगे, इन सब की एक योजना कोरोना की रियलिटी को स्वीकार करते हुए, पेंडेमिक की सिचुएशन की रियलिटी को स्वीकार करते हुए अभी इस साल जारी कर। बोर्ड द्वारा तैयार मार्किंग स्कीम से टीचर और स्टूडेंट्स ज्यादा संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। छात्रों का कहना है कि रिजल्ट में 11वीं के नंबरों को ज्यादा वेटेज दिया गया है, जबकि 11वीं के नंबरों को कम वेटेज मिलना चाहिए था। बैठे हैं सब लोगों ने डिसीजन लिया है बच्चों के लिए तो अच्छा ही होगा, लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर मैं बताऊं तो जो 11th की हमारी परसेंटेज डिसाइड करिए 30% की, वो काफी ज्यादा करिए, क्योंकि जब बच्चा 10th का बोर्ड क्रैक करके आता है तो वो थोड़ा रिलैक्स होता है और वो मतलब पढ़ाई का इतना प्रेशर वगैरह नहीं होता। और स्कूल में भी उसे पेपर देने होते हैं तो एक स्कूल भी जो होता है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं, तो इस वजह से जो 11th की जो हमारी परसेंटेज डिसाइड हुई है वो थोड़ी ज्यादा है 30%। बेशक आप 10th की बढ़ा सकते हैं या फिर हमने 12th में पूरे साल थ्रू आउट ईयर हमने इतनी मेहनत करी है उसको 40 करा है, आपने थोड़ा ज्यादा कर सकते थे तो वो थोड़ा बेटर होता। बाकी मैं खुश हूँ इस डिसीजन से। और बाकी पहले भी डिसीजन लिया था बच्चों के लिए 12th में, वो भी अच्छा डिसीजन था और ये लिया है तो वो भी बहुत अच्छा है। मैं थैंक्स करना चाहूंगी उन सभी का जिन्होंने इतना हार्ड वर्क करके और इतने सारी मीटिंग्स कंडक्ट करके बच्चों के हित में एक अच्छा डिसीजन तो सही लिया होगा उन्होंने अपने हिसाब से, पर 11th के हिसाब से बहुत ज्यादा 30% बहुत ज्यादा ले लिया उनने, क्योंकि 10th और 12th में प्रेशर रहता है बच्चों को परसेंटेज का, तो फिर 12th एंड 12th में वो ज्यादा फोकस करते हैं। तो 11th का बहुत ज्यादा ले लिया उन्होंने, 10th का अगर लेंगे ज्यादा और 12th का ज्यादा लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ओके, अगर आपकी बात करी जाए तो आपका क्या लगता है आपका रिजल्ट कैसा आएगा, क्योंकि आगे ही आप डिसाइड कर पाओगे आपको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो आपके परसेंटेज भी डिसाइड करता है। मैंने 10th और 12th और 11th में दोनों में ही अच्छा परफॉर्म किया है, तो मुझे तो मिल जाएगा जहां मुझे चाहिए, मेरी स्ट्रीम भी मुझे मिल चुकी है, तो मेरा तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। नहीं सर, हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि सर ये जो 30% 10th के बेस पे सर हमें दे रहे हैं, अब हम सर 10th में जिस बच्चे का नंबर कम होगा तो सर उस बच्चे का भी तो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि सर हम प्री बोर्ड को इतने सीरियसली नहीं लेते, प्री बोर्ड को सर हम हल्के में लेते, तो हमें उस तरह से हमने तैयारी नहीं किया होता है सर। और 10th में जिस बच्चे के नंबर कम आए होंगे सर उसका फिर उसके लिए भी तो अभी प्रॉब्लम होगा, कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा उसके बेस पे सर।
नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, इससे सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं है। तो आज जो हमारा क्राइटेरिया अनाउंस हुआ है 30-40-40 का, 30% क्लास 10 के मार्क्स पे, 40% 11th को वेटेज दे रहे हैं एंड 40% 12th ग्रेड को दे रहे हैं। सो अभी जो एक्चुअली सिनेरियो था हमारा, मतलब उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन यही था, क्योंकि एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। एंड क्योंकि 10th क्लास को बेस्ट ऑफ 3 का परसेंटेज दे रहे हैं, सो ये एक बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ थी है। बट कुछ लोग क्या होते हैं क्लास 10 में उतना अच्छा नहीं करते, बट 11-12 में उनके जब सब्जेक्ट स्पेशलाइज हो जाते हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो इसका कुछ लोगों का एडवांटेजेस हो सकता है, बट क्योंकि मैं खुद अपने लिए बात नहीं कर सकती, मेरे खुद के तो मतलब मेरे लिए फेवरेबल है, क्योंकि मेरे दो सब्जेक्ट्स में 100 आए थे क्लास 10th में। बट अगर एज अ होल मैं पूरी इंडिया के सारे स्टूडेंट्स की बात करूँगी तो कुछ लोगों के लिए ये डिसएडवांटेज। इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट तैयार करने के फॉर्मूले की घोषणा आज सीबीएसई बोर्ड ने कर दी है। इस पर अभिभावकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। बेसिकली अगर एज ए टीचर या एज ए एजुकेटर या इन फील्ड और एज ए पेरेंट भी तीनों तरह से इट इज आई एम नॉट वेरी हैप्पी। मेरे को बिल्कुल इस डिसीजन से खुशी नहीं है, क्योंकि 10th के टाइम पे बच्चों का जो भी ओपिनियन होता है या जो सीरियसनेस होती है टुवर्ड्स स्टडीज वो उतनी ज्यादा नहीं होती है। उस टाइम उनके पास सब्जेक्ट्स की भी बहुत रेंज होती है, और 11th 12th में जब आते हैं वो एक स्पेसिफिक स्ट्रीम होती है उनके पास, और बच्चों का थोड़ा एक फोकस कैरियर ओरिएंटेड हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये जो 10th का इन्होंने किया है वो नहीं एक्सेप्टेबल है। और 11th का जो है उसमें स्कूल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं और उनके अपने इंटरनल मैटर्स होते हैं, तो वो जो चीजें हैं वो नहीं। ओनली 12th पे ही अगर फोकस करें, इंटरनल असेसमेंट्स लें और प्रैक्टिकल्स जो हुए हैं उस पर वो रिस्पॉन्ड करें और उस पर अगर क्राइटेरिया बेस करें तो एटलीस्ट बच्चों को भी खुशी होगी और पेरेंट्स को भी खुशी होगी। बिल्कुल भी खुश नहीं हूं मैं, ये किसी भी तरह से बच्चे के फेवर में नहीं है, क्योंकि उसने 12th में अलग पढ़ाई की थी, 10th में अलग और 11th में अलग तरीके से पढ़ाई की थी। जरूरी नहीं कि 10th में जैसी परफॉर्मेंस बच्चे की रही हो वैसी 12th में हो। और अभी प्रैक्टिकल के बारे में तो बिल्कुल इन्होंने छोड़ ही दिया है। जो प्रैक्टिकल लिए थे उसके भी मार्क्स होते हैं, वो ले नहीं रहे हैं, उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो इससे फिर बच्चे को तो बच्चे का क्या स्टेटमेंट है, बच्चा क्या कह रहा है? बच्चा भी यही कहता है कि भाई हमारे एग्जाम होने चाहिए थे, नहीं तो फिर हमको 12th के बेस पे मार्किंग। बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इट शुड हैव बीन इंटायरली ऑन द 12th स्टैंडर्ड, उनके मार्क्स लगने चाहिए थे। 10th में और 11th में तो बच्चे सिर्फ 10th में स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए देते हैं और 11th में क्या कहते हैं सीरियस ही नहीं हो पाते। तो 12th में तो बच्चा सीरियसली पढ़ाई करता है ना कि उसको आगे एंट्रेंस देना है, उस हिसाब से। तो आई डोंट थिंक दिस इज करेक्ट। बच्चे का क्या स्टेटमेंट है? बच्चा भी यही कहता है कि 12th के बेसिस पे हमारा मार्किंग होनी चाहिए और उसी के हिसाब से या तो थोड़ा वेट और करते फिर एग्जाम्स लेते प्रॉपर। तो तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी और मिलीजुली प्रतिक्रियाएं ही आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जो मार्किंग फॉर्मूला तय किया है सीबीएसई ने वो उतना सही नहीं है। और इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आरबी उपाध्याय जी समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि शिक्षाविद हैं। आरबी उपाध्याय जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, सीबीएसई ने जो मार्किंग फॉर्मूला तैयार किया और सुप्रीम कोर्ट में वो पेश भी किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान भी लिया, इस फॉर्मूले में आप क्या खामी देख रहे हैं और आपके हिसाब से क्या ये फॉर्मूला एकदम सही फिट बैठेगा बच्चों के रिजल्ट के लिए? देखिए, कोई भी फॉर्मूला हो 100% सबको सेटिस्फाइड कर पाए या सबकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतर पाए, ये संभव नहीं है। देखिए, सीबीएसई ने जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट की पूरी राय लेके और जो बेस्ट हो सकता है वो करने की कोशिश की। मैं सुन रहा था, पेरेंट्स को भी सुनना था, बच्चों को भी सुनना था, और मैं खुद एक्चुअल में चेयरमैन हूँ इंस्टीट्यूट का, हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो देखिए, सबको संतुष्ट करना संभव नहीं है, लेकिन कोरोना महामारी में जो बेस्ट हो सकता था वो करने की कोशिश की गई। मैं सहमत हूं कि भी 11th में जो बहुत हार्ड मार्किंग करते हैं, और जहां तक पब्लिक स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, तो वो स्कूल एक्चुअली ये है कि जब श्योर होते हैं कि ये बच्चा 12th कर लेगा, उसी को 11th से प्रमोट करते हैं 12th में जी। तो मार्किंग बहुत हार्ड होती है, लेकिन ऑप्शन उन्होंने दिया है। देखिए कि अगर आप संतुष्ट नहीं है
तो जब ठीक होगा, पेंडेमिक सिचुएशन सुधरेंगी, तब आप एग्जाम दे सकते हैं या अपने को इवैल्यूएट करा सकते हैं, जैसे कॉपी है दोबारा चेक करवाते हैं तो उस तरीके से। और ये बिल्कुल देखिए फुल प्रूफ फॉर्मूला है, जिससे कि भी स्कूलों की मनमानी नहीं होगी। उन्होंने 10th को बेस माना, 11th को बेस माना, 12th को सबकी परसेंटेज फिक्स कर उस परसेंट के बियॉन्ड ही जाना होगा। और मान लीजिए एक स्कूल का रिजल्ट 60% था, तो वो ये नहीं कि 100% कर लेगा। तो एक पूरा पैनल बैठता है, कोई एक आदमी डिसाइड नहीं करता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया है, तो जो विशेषज्ञ होते हैं वो सारी जो भी शंकाएं हैं उनको समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि कोई भी फॉर्मूला फुल प्रूफ नहीं होता। देखिए, लेकिन जो समय की जरूरत है, जिस तरीके से कोरोना महामारी का एक विश्वव्यापी असर देखने को मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता। अभी मनीष सिसोदिया जी को भी सुनता था, जी मैं उसी पर ही आ रही थी। आरबी उपाध्याय जी, मनीष सिसोदिया ने तो नई मांग रख दी है, वो तो कह रहे हैं कि अगले साल के लिए भी आप अभी से डिसाइड कर लो। क्या ये पॉसिबल है सर? अभी ये बात सच है कि हमें नहीं पता कोविड कब जाएगा, सिचुएशन कब नॉर्मल होगी, बट ये किस तरीके से आप कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए भी योजनाएं अभी से तैयार हो जाए? देखिए, वो उनकी अपनी राय कि भी इस तरह से होना चाहिए, लेकिन न उसके लिए कोर्ट बाध्य है और न उसके लिए सीबीएसई बाध्य है। ये तो समय के अनुरूप फैसले लिए जाते हैं। अगर मान लीजिए कोरोना महामारी जारी रहती है तो आगे कोई प्लान होगा, तो वो प्लान इस प्लान को देखते हुए होगा कि भी लास्ट ईयर क्या फॉर्मूला एडॉप्ट किया गया था। मैं मानता हूं कि भी समय लगता है इस तरह के फैसले लेने में, जो मनीष सिसोदिया जी ने एक शक जाहिर किया है, लेकिन हम ये कैसे मान सकते हैं कि भी अगली साल भी यही सिचुएशन होंगी? बिल्कुल, कोरोना बिल्कुल इसी तरीके से इफेक्ट करता रहेगा। क्यों? देखिए, आशावादी होना बहुत जरूरी है। तो मैं बिल्कुल आशावादी एक दृष्टिकोण रखता हूं कि जिस तरीके से महामारी आती है और वो चली जाती है, लेकिन हम लोगों को जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो रखना बहुत जरूरी है। इस समय हम लोगों की बहुत सारी गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे सेकेंड वेव में जान का ज्यादा नुकसान हुआ है, ज्यादा कैजुअलिटी हुई है जी। क्यों? सरकारें भी ये मान बैठी थी कि भी कोरोना खत्म हो चुका है और पब्लिक भी मान चुकी थी। और अभी भी मार्केटों में मैं देख रहा हूं कि जो लोग हैं वो उतना प्रिकॉशन रखना चाहिए वो नहीं रख रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को समझना होगा कि ये जो वायरस है, ये हम लोगों की जागरूकता से इसको रोका जा सकता है और इस पर विजय पाई जा सकती है। अगली साल क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है, अभी से उसका आकलन करना संभव नहीं है। कोई भी वायरस होता है अपने आप को म्यूटेट करता है और वो किस रूप में म्यूटेट करेगा, कितना प्रभावी होगा, ये समय के गर्भ में चीजें होती हैं और समय पर ही पता चल पाएगा। एक जो इन्होंने यहाँ पर सुविधा दी है कि अगर आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं तो आप फिजिकली भी अटेंड कर सकते हैं और उसके बाद एग्जाम दे सकते हैं। सर, आपको लग रहा है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जो इस दिशा की ओर कदम बढ़ाएगा या फिर वो इस विकल्प का इस्तेमाल भी करेगा? क्योंकि बच्चे तो अब यही सोचेंगे कि ठीक है अभी हो गए पास, कोई बात नहीं, चलिए जाने दीजिए। नहीं, ये तो उतना भी गलत है जी। और सारे जो अच्छे बच्चे हैं, जो टॉपर्स हैं, जिन्हें अपने ऊपर विश्वास है, जो 100 में से 100 गेन करने की ताकत रखते हैं, वो उस ऑप्शन में जाएंगे और वो बच्चे उस ऑप्शन को चुनेंगे। और जिनको विश्वास नहीं है वो तो ये मान लेंगे चलिए ठीक है पास हो गए। क्यों? देखिए 30% का और 40% का 40% जो इस तरीके का जो रेशो रखा है, उस रेशो में बहुत सारे बच्चे जो ब्रिलियंट हैं उनके साथ प्रॉपर जस्टिस नहीं हो पाएगा। मान लीजिए मैंने 10th में मार्क्स कम गेन किए और 11th 12th में मैंने मेहनत की है और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि भी 100 में से 100 ला सकता हूं, तो वो जाएगा, वो उस विकल्प को चुनेगा। जब भी उसे मौका मिलेगा वो बिल्कुल एग्जाम देगा।
तो ये ऐसा नहीं था कि पहले से, मतलब जैसे आज उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 31 जुलाई को रिजल्ट आ जाएंगे, तो इसको लेकर भी वो बता देते कि जिन बच्चों को फिजिकली अटेंड करना है एग्जाम वो कब कब कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, आपको क्या फॉर्म भरना है, आपको कहाँ अप्लाई करना है, ये चीजें भी अगर आज ही क्लियर हो जाती तो बेहतर नहीं रहता सर? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा, माननीय मनीष सिसोदिया जी ने भी कहा, उस चीज को उन्होंने एंडोर्स किया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं बैठ के एक्सपर्ट की कमेटी को इन सब चीजों को डिसाइड करना चाहिए था और एक फुल प्रूफ प्लान सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके जाना चाहिए था कि भी इस तरह से होगा। और जो लेंगे, अब देखिए समय के अनुरूप, अगर मान लीजिए कितने लोग हैं, जैसे अभी आपने दिखाया, अभिभावकों की राय दिखाई, जो स्टूडेंट है उनकी राय दिखाई, तो सबकी राय आएगी। उसके बाद मैं समझता हूं कोई ना कोई इस तरह का क्लियरिटी भी जरूर आएगी कि भी जो बच्चे पेपर देना चाहते हैं उनके लिए ये प्रोसीजर है और ये रास्ता होगा उसका। देखिए, इस समय बहुत बड़े चैलेंज हैं। देखिए, कोरोना महामारी अपने पीक पर है और सभी लोग को पूरा विश्व व्यापी असर देखने को मिल रहा है। उधर अभी देखिए, हायर एजुकेशन में एडमिशन होने हैं, जिन बच्चों को कंपटीशन के टेस्ट देने हैं वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं बैठ सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में इस तरह का विकल्प खोजा गया कि भी जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं या जो कंपटीशन में बैठना चाहते हैं उनको एक रास्ता मिले। और रहा जो दूसरा या तीसरा विकल्प आपने कहा, जो बच्चों कहा कि भी वो बच्चे बिल्कुल उसको एडॉप्ट करेंगे और एग्जाम देंगे, लेकिन वो संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी। बिल्कुल। जहां तक मैं समझता हूं तो उन्हें कुछ मेजरमेंट के साथ परीक्षाएं ली जा सकती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और वो सारी चीजें मेंटेन करते हुए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम कहीं एक उस रास्ते पर आगे जा सकते हैं। बिल्कुल सर। देखिए, दिल्ली की बात अलग है, दिल्ली का अपना बोर्ड नहीं है, लेकिन जिन राज्यों की अपनी बोर्ड है, चाहे वो राजस्थान बोर्ड कह लीजिए, मध्य प्रदेश बोर्ड कह लीजिए, ये बहुत ऐसा हम देख रहे हैं कि राज्य की जो बोर्ड है वो अलग फॉर्मूला अपना रही है, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। और सीबीएसई का तो आज मार्किंग फॉर्मूला सामने आया है। तो जब एक ही राज्य में दो अलग अलग तरीके से बच्चों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा तो उनका आने वाले समय में एडमिशन पर कितना प्रभाव पड़ेगा? और आपको नहीं लगता कि मार्किंग फॉर्मूला चाहे वो सीबीएसई का रहा हो या फिर राज्य बोर्ड का, एक ही होना चाहिए था? देखिए, अब तक ये बात सीबीएसई के बीच में थी, अब ये पब्लिक डोमेन में और सुप्रीम कोर्ट के जुडिशन के थ्रू आ रही है। तो मैं समझता हूं कि जो भी स्टेट बोर्ड है जी, वो इसको फॉलो करें और करना भी चाहिए। देखिए, ये कोई इंडिविजुअल का नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब उसे एक्सेप्ट किया है, उसको परमिशन दी है, तो मैं ये सोचता हूं कि भी जो भी स्टेट बोर्ड है वो इसका अनुकरण करेंगे, जिससे एक रूपता बनी रहे और जो बच्चे हैं उनको न्याय मिल सके, जो विद्यार्थी हैं उनको एक जैसा ही सिमिलरिटी के साथ कहीं उनके साथ न्याय हो पाए। क्योंकि कॉलेज में भी एडमिशन लेना होगा और कई कॉलेजेस तो ऐसे हैं जो नंबरों के आधार पर ही एडमिशन देते हैं, तो उसमें बहुत प्रोसेस में स्थितियां खराब नहीं हो जाएंगी, ऐसा पूरी यहाँ पर संभावना नजर आ रही है। और अभी भी 4 ऐसे राज्य हैं आरबी उपाध्याय जी जिन्होंने अभी कोई डिसीजन ही नहीं लिया है कि हमें एग्जाम पोस्टपोन करने हैं, एग्जाम अभी करवाने हैं कि नहीं करवाने हैं, वो अभी तक किसी स्थिति पर ही नहीं आ पाए हैं। तो ऐसे राज्यों के लिए आप क्या हिदायत देंगे कि इनको भी अभी क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि समय बहुत निकलता जा रहा है, बच्चों की आने वाले समय के लिए कॉलेज वो कब शुरू करेंगे? देखिए, डेफिनेटली समय निकलता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल की और उसका नतीजा हम सबके सामने है। मैं ये समझता हूं कि जिन स्टेट ने अभी तक फैसला नहीं लिया है उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त हो गया है और वो जो सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मूले को एक्सेप्ट किया है उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे, जिससे कि जो कोरोना संकट में एक प्रॉब्लम आ रही है उसको हल किया जा सके और बच्चे हायर एजुकेशन में एडमिशन ले पाए और जो बच्चे कंपटीशन टेस्ट में बैठना चाहते हैं
वो कहीं बैठ पाए, जिससे कि आगे की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से जारी रखी जा सके। जितना हम लेट करेंगे उतना ही हमारा सेशन लेट होगा, उतने ही एडमिशन लेट होंगे, और वो जो विश्व पटल पर हम जाएं, क्यों बहुत सारे बच्चे हैं जो एब्रॉड में पढ़ने जाना चाहते हैं, विदेश की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी एक रास्ता खुल सके। तो उन सभी चीजों को मद्देनजर रखे जिन राज्यों ने फैसले नहीं लिया है वो फैसला लेंगे, और जो चीजें अभी क्लियर नहीं है, जैसे आपने कहा कि जो बच्चा एग्जाम देना चाहता है उसके लिए क्या रास्ता होगा, तो उस पर भी स्टेट विचार करके एक पॉलिसी लेके आएंगे, और एक फाउंडेशन होनी चाहिए कि भी जुलाई तक चाहे वो स्टेट बोर्ड है या दूसरे बोर्ड हैं, उन सबको रिजल्ट डिक्लेयर करना होगा। मनोस्थिति की भी बात कर लेते हैं आरबी उपाध्याय जी। कोरोना के काल में जिन बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया गया है वो इस समय क्या इस मनोस्थिति में है? आने वाले समय में अगर उन्हें कंपटीशन एग्जाम देना हो या फिर फर्दर स्टडीज के लिए क्या वो प्रिपेयर हो पाएंगे? क्योंकि बच्चे की नींव ही 10वीं 11वीं 12वीं में जाकर शुरू होती है कि वो आने वाले समय के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये जो 2 साल रहे बच्चों की पढ़ाई के लिए वो बहुत ही ज्यादा खराब रहे। तो मनोवैज्ञानिक तौर पर आप किस तरीके से उन्हें प्रिपेयर होते हुए देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि 10th और 12th बोर्ड होते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। कई बार 10th क्लास में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो पूरे जी जान से मेहनत करते हैं जिससे 12th में वो अच्छा स्कोर ला पाए। बिल्कुल। तो देखिए, उन बच्चों को साइकोलॉजिकली तैयार रहना होगा कंपटीशन के लिए, क्यों ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये टेम्परेरी फेज है। मैं मानता हूं कि भी क्लासेस नहीं हुई है, प्रॉपर उन्हें गाइडेंस नहीं मिली है, प्रॉपर कोचिंग नहीं हुई है, ये बात नहीं है। देखिए, स्कूलों ने कोशिश की है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, दूसरे माध्यमों से बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करने की कोशिश की है, लेकिन एक क्लासरूम टीचिंग और ऑनलाइन क्लासेस विकल्प नहीं हो सकती थी क्लासरूम टीचिंग का। क्लासरूम टीचिंग का जो माहौल होता है अलग होता है, बच्चा और टीचर फेस टू फेस होते हैं, एक एक बच्चे पर नजर होती है, और हर बच्चे का जो ध्यान है वो बोर्ड के ऊपर होता है, टीचर के ऊपर होता है। आप देखेंगे कि देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सीरियसली नहीं ले रहे, तो ये सब चीजों में का असर उस पर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि टेम्परेरी फेस है, परमानेंटली आगे बढ़ना है, अपनी जगह बनानी है, तो आपको कंपटीशन के लिए तैयार रहना होगा। बिना कंपटीशन जी एक सवाल और है, ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात कर ले, वहां पर भी ऑनलाइन जो क्लासेस है नहीं पहुंच पाई थी, ये हम सब जानते हैं, उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास नहीं मिली, तो ये साल उनका लगभग खराब ही रहा। अब अगर 12वीं के नंबर्स को वो वेटेज बना रहे हैं तो उन बच्चों ने क्या तो पढ़ाई की होगी, क्या तो उन्होंने प्री बोर्ड्स में लिखा होगा, किस तरीके से तो उनके नंबर इस साल आए होंगे, ये चीजें भी बहुत अभी क्लियर नहीं हो पा रही हैं। क्लियर है कि गांव में जहाँ टेलीफोन के सिग्नल ही नहीं आते जी, आपने पीछे मीडिया में देखा होगा कि एक राजनेता पेड़ पर चढ़कर बात कर रहे हैं गांव में, वहाँ इंटरनेट की स्पीड कितनी होगी या होगी नहीं भी होगी ये किसी से छुपा नहीं है। तो बिल्कुल उन बच्चों ने बहुत सफर किया है, और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था जो फॉर्मूला इजाद किया गया है। उन बच्चों के लिए आगे मेहनत करने के अवसर मिलेंगे, वो बच्चे अपने आप को अपडेट करें जैसे करना है। बहुत सारे विकल्प हैं आज की तारीख में, ये मैं मानता हूं कि अभी शहर में न उतनी स्वास्थ्य की सुविधाएं जितनी है उतनी गांव में नहीं है, न इंटरनेट और दूसरे जो संचार माध्यम हैं वो भी इतने मजबूत नहीं हैं। तो उन बच्चों ने सबसे ज्यादा सफर किया है, और आगे के लिए उन बच्चों के लिए
कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर सोचना होगा। विकल्प है, वो चाहे तो आने वाले समय में फिजिकली प्रेजेंस होकर एग्जाम दे सकते हैं, तो ये विकल्प वो अपना सकते हैं जिन बच्चों को लग रहा है कि हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आरबी उपाध्याय जी, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। इस मुद्दे पर चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई ने अपनी मूल्यांकन नीति स्पष्ट कर दी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीएसई की तरफ से ये मूल्यांकन नीति पेश की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान भी लिया है। और अब इसी के तहत बच्चों के जो रिजल्ट है, 12वीं बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके रिजल्ट तैयार किए जाएंगे। 31 जुलाई को उनका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि बच्चों के लिए एक राहत भरी खबर यहां पर आई है। सीबीएसई बोर्ड 12वीं का मूल्यांकन कैसा होगा, इसकी तस्वीर गुरुवार यानी कि आज साफ हो चुकी है। केंद्र सरकार ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर बताया कि कैसे 12वीं के नतीजे निर्धारित किए जाएंगे। केंद्र ने बताया कि 12वीं के मूल्यांकन का आधार 10वीं 11वीं का 30-30% मार्क्स और 12वीं के 40% नंबर को जोड़कर रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए ग्रेड देने के लिए अपने मूल्यांकन मानदंड पेश किए। सीबीएसई ने बताया कि 10वीं और 11वीं कक्षा के लिए किस तरीके से ये आने वाले समय में रिजल्ट तैयार करेंगे। और इस समय एक और मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जगजीत सिंह धुरी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो कि फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सर, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी सर। सीबीएसई ने जो आज अपनी मूल्यांकन नीति सुप्रीम कोर्ट में पेश की है, हलफनामा दायर किया है, किस तरीके से आप इस नीति को देख रहे हैं और आपके हिसाब से क्या ये नीति सही है या इसमें कुछ और सुधार किया जा सकता था? पल्लवी जी, देखिए, हम जो आज बनाई है इन्होंने नीति, उसका स्वागत करते हैं और भरपूर स्वागत करते हैं। आपको याद होगा, हमने आपके चैनल पर 1 घंटे का प्रोग्राम किया था, तब मैंने एक सुजेशन दिया था और ये भी बोला था भी ऐसा सुजेशन शायद इंडिया में पहली बार होगा, वो आपके चैनल के माध्यम में से हुआ था। तब मैंने सुजेस्ट किया था भी जो ये मार्क्स लगाने की बात हो रही है, 10+2 का रिजल्ट निकालने की बात हो रही है, इसमें बच्चों का जो 10वीं कक्षा का परिणाम है उसको जो ऐड करना चाहिए। तो हमने भी उस समय 40% का बोला था, तो चलो इसमें 30% इन्होंने कंसिडर किया है। बिकॉज 2 साल पहले जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी 10+2 के एग्जाम की बात जिनकी चल रही है, इन्होंने जो 2 साल पहले जो बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट दिया था वो बिल्कुल स्पष्ट रिजल्ट था। तो 30% जो वेटेज उसकी दी है वो बिल्कुल अच्छी बात है। उसके साथ ही जो बच्चों ने लॉकडाउन के दौरान जो शिक्षा ऑनलाइन ग्रहण की थी, उसमें 30% वेटेज इनको 11वीं कक्षा की दी गई है, वो भी बिल्कुल सही है। और इसी के साथ जो 12वीं कक्षा का जो मिड टर्म एग्जाम थे, जो प्री बोर्ड एग्जाम थे, जहाँ हाउस टेस्ट थे, उसको भी मान्यता दी गई है। उसमें क्या होगा, बच्चों को ये महसूस होगा भी हमने अपना जो स्टडी की है उसका जो परिणाम को +2 में ऐड कर दिया गया है। अगर इनका एग्जाम ना लेकर, इनको कंसिडर ना करते, ऐसे ही असेसमेंट के बेसिस पर इनको पास कर दिया जाता, तो इन बच्चों को जो है ये महसूस होना था भी इसमें हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसलिए जो फार्मूला सीबीएसई ने आज बताया है वो बिल्कुल सही फार्मूला है और हम ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे और पूरे कंट्री में इसका स्वागत किया जा रहा है। बिकॉज इसमें कहीं पर भी कोई ऐसी शंका वाली बात नहीं है भी किसी बच्चे के साथ कोई पक्षपात होगा जी। और उसी के साथ पल्लवी जी, जो इन्होंने एक ऑप्शन दी है भी अगर कोई बच्चा संतुष्ट नहीं है, उसको लग रहा है भी मैं और मार्क्स लग जा सकता था, तो जब कंडीशंस नॉर्मल होगी तब उसको एक मौका दिया जाएगा, वो तो उस एग्ज़ाम में वो अपील हो सकता है। और दूसरी बात ये है, जो
10+2 के 5 मेन सब्जेक्ट हैं, उसमें से 3 जो सब्जेक्ट हैं जो जिसमें अच्छे मार्क्स बच्चे के आए हैं उसको कंसिडर किया जाएगा। तो ये फैसला हमारे अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही है। तो पंजाब में सभी संस्थाएं हैं जो इसका भरपूर स्वागत कर रही हैं। जी पल्लवी, एक सवाल मेरा ये भी है, जिस तरह से मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, इसलिए सरकार ने जल्दबाजी में सारे निर्णय ले लिए हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। वो अगले साल के लिए भी अभी से नीति बनाने की बात यहाँ पर कह रहे हैं, उन्होंने सरकार से ये मांग भी रखी है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है सर? क्या हमें अभी से आने वाले समय के लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा, ताकि फिर एकदम हड़बड़ी ना हो जाए कि अब क्या करें अब क्या करें? पल्लवी जी, सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों का टाइम दिया था, 2 हफ्तों में ये पॉलिसी बनी है। और याद होगा आप ही के साथ एक डिबेट हुई थी, तब ये भी बोला गया था हमारी तरफ से भी अभी जो ये सेशन चल रहा है, अब इसमें लगभग 4 मंथ हो गए हैं, तो इसमें भी वही हालात हैं जो लास्ट ईयर थे। तो अगर इस बार जो सीबीएसई है, जो अन्य बोर्ड हैं, वो कोई ऐसा ठोस फार्मूला अभी से दे दें बच्चों को, तो उनको अच्छा रहेगा। बिकॉज तो फिर जो बच्चे हैं जो हाउस एग्जामिनेशन में और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, तो उनको पता चलेगा भी हमारे ये मार्क्स ऐड होने हैं। ये तो हो गया लास्ट ईयर का फार्मूला, ये तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ठीक था। जो बात आप पूछ रहे हो बिल्कुल सही बात है। अभी से जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं और स्कूल्स हैं, उनको बता देना चाहिए, अगर लॉकडाउन इस साल भी लंबा चलता है या पूरा सेशन इसी लॉकडाउन में निकल जाता है तो कैसा रहेगा। अगर एक सेमेस्टर जो है लॉकडाउन में होता है, एक सेमेस्टर है जो वो फिजिकल ओपन हो जाता है स्कूल, तो क्या सिस्टम रहेगा। तो इसका मतलब ये है भी अगर जो हम ऐसा ही कोई फार्मूला बना देंगे तो विद्यार्थी हैं जो वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। तो ये फार्मूला अभी से बना देना चाहिए। बिल्कुल सही बात की है सिसोदिया जी ने। जो ये प्रेजेंट सेशन चल रहा है इसके बाद जो फार्मूला बनना चाहिए। जी सर, राज्य बोर्ड को लेकर क्या कहना है आपका? राज्य बोर्ड्स अपने हिसाब से रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से मार्किंग दे रहे हैं, सीबीएसई ने अपना अलग फॉर्मूला तय कर लिया है। दिक्कत तो अल्टीमेटली बच्चों को ही आएगी, उनकी फर्दर स्टडीज में आएगी। जी पल्लवी जी, देखिए, जो अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में आपको याद होगा जो 10th क्लास थी, 10वीं कक्षा थी, उसका रिजल्ट जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में सिर्फ इंटरनल असेसमेंट से बना दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनके सभी के 100% मार्क्स आ गए थे। इसी के मुकाबले सीबीएसई का फार्मूला थोड़ा टफ था। तो हमने ये डिमांड भी रखी है, जो फार्मूला आज सुप्रीम कोर्ट में दिया है अपना सीबीएसई ने, वो सभी राज्य बोर्ड को वही फार्मूला अडॉप्ट करना चाहिए। बिकॉज उससे क्या होता है, जब 10+2 के करने के बाद कोई विद्यार्थी एडमिशन लेने के लिए जाता है तो वो अपने राज्य में ही एडमिशन लेता है, पूरे कंट्री में लेता है। और बहुत से बच्चे पंजाब में से तो फॉरेन कंट्रीज में यूनिवर्सिटी में जाते हैं। अगर उनका रिजल्ट का फार्मूला सेम नहीं रहेगा तो उन बच्चों की एडमिशन में दिक्कत आएगी। तो हमने आज जो है एक लिखती पत्र भी लिख रहे हैं हम अपना मानयोग जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं विजेंद्र सिंगला जी को, भी जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का रिजल्ट है वो भी इसी फार्मूले से होना चाहिए। अगर इस बार उस फार्मूले से ना होकर कुछ ऐसा फार्मूला अडॉप्ट किया गया जिससे जो विद्यार्थी हैं उनमें पक्षपात का नजर आया, तो हम इसका विरोध करेंगे और इस बार हम इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। इसलिए मैं मानता हूं जो सभी राज्य हैं पूरे कंट्री में, उनको सिर्फ एक ही पॉलिसी, एक ही फार्मूले से जो रिजल्ट बनाना चाहिए, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। बिकॉज आज ही ये फैसला आया है, अभी राज्यों ने फैसला लेना है और पंजाब सरकार ने बोला था भी जब सीबीएसई कोई फार्मूला अनाउंस करेगी उसके बाद ही हम फार्मूला देंगे। तो हम वेट कर रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं ये फार्मूला अच्छा आएगा। सर, एक यहाँ पर शंका ये है कि 11वीं का जो रिजल्ट होता है वो स्कूल अपने बेसिस पे तैयार करते हैं, स्कूल में ही उसकी मार्किंग होती है। तो क्या इस तरह की संभावना है कि स्कूलों के द्वारा उन मार्क्स में कोई हेरफेर कर दी जाए, किसी बच्चे के नंबर ज्यादा दे दिए जाएं? उसको देखने के लिए भी कुछ यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से निरीक्षण की कोई व्यवस्था की गई है? जी, उन्होंने एक कमेटी बनाई है। अगर किसी बच्चे के ऐसे मार्क्स होंगे तो वो ये देखेगी, जो सीबीएसई देखेगा भी वह जो स्कूल है उसके मार्क्स पिछले 3 साल का रिकॉर्ड कैसा था, और आईसीएसई बोर्ड ने बताया है वो 6 साल का रिजल्ट देखेंगे। तो ऐसा नहीं है भी कोई स्कूल इतने मार्क्स लगा देगा भी वो
जो उसके पिछले 3 साल के रिजल्ट से बाहर हो जाएगा। आपको याद होगा ऐसा राइट उन्होंने 10th के एग्जामिनेशन पर भी लगाया है। तो ये जो फार्मूला है ये सभी स्कूल्स को भी कंट्रोल करेगा और कोई भी स्कूल ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा भी वो बहुत ज्यादा मार्क्स लगा दे। अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल साफ नजर आ जाएगा, बिकॉज 30% मार्क्स हैं जो 10th के हैं। तो ये भी देखा जाएगा एक बच्चा अगर 10th में 60% ले रहा था, अब उसके 90% कैसे आ गए एकदम से 11th में, अगर उसके +2 में अगर 95 कैसे आ गए। तो ये जो इन्होंने 10th का रिजल्ट इन्वॉल्व किया है बीच में, वो उसने कंट्रोल करना है सभी को। और साथ ही जो डायरेक्शंस हैं सीबीएसई की तरफ से भी, कोई भी स्कूल है जो अपने 3 साल के रिजल्ट के इतिहास से बाहर नहीं जाएगा। और आईसीएसई 6 साल का रिजल्ट देख रहा है। तो मैं मानता हूं भी जो बात आप जिसकी चिंता प्रकट कर रहे हो वैसा नहीं होगा कुछ भी। और फिजिकली प्रेजेंस के जरिए आप एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, इसका विकल्प सरकार की तरफ से रखा गया है। लेकिन अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है कि कब वो तारीख हो सकती है, आपको एग्जाम देना है तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या अप्लाई करना पड़ेगा। सर लगता नहीं है कि आज ही वो भी क्लियर कर देते तो बच्चों के लिए बेहतर रहता, जो सोच रहे होंगे कि हाँ हमें तो इसी तरीके से एग्जाम देना है। नहीं, देखिए जो एकदम से राहत थी वो आज मिल चुकी है। और इसमें जो एक पॉजिटिव बात मैं मानता हूं, जैसा हम मान रहे थे भी बहुत लेट हो गया सिस्टम, लेकिन इन्होंने जो 31 जुलाई को रिजल्ट देने की बात की है वो एक अच्छा कदम है। बिकॉज लास्ट ईयर्स में भी देखते हैं जब स्कूल लग रहे होते तब भी जून जुलाई में ही रिजल्ट आता था। तो मैं समझता हूँ इस फार्मूले से अगर वो 31 जुलाई को रिजल्ट निकाल देते हैं तो एकदम से राहत होगी बच्चों के लिए। उनका जो हम सोच रहे थे 1 साल खराब हो जाएगा, आधा साल खराब हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। और जो आप बात बता रहे हो भी, अगर कोई बच्चे ऐसे इच्छुक होंगे तो अभी उनको ये जो मार्क्स हैं ये एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद जब कंडीशंस नॉर्मल हो जाएंगी तो उन्होंने बोला है भी हम उसका एग्जाम कंडक्ट कर लेंगे। तो अगर कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, अच्छे मार्क्स और बढ़ाना चाहता है तो उसको वेलकम किया गया है। तो बहुत अच्छा ये फैसला है। और अब तो कॉलेजेस के लिए भी देखा जाए सर तो ये इजी हो गया है, क्योंकि बच्चों के जो मार्क्स इतने अच्छी तरीके से जब सामने आएंगे तो उन्हें भी एडमिशन लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं उनको लेकर कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि वो एग्जाम लेंगे या नहीं, या फिर इसी तरीके से एडमिशन होगा। देखिए पल्लवी जी, जो यूनिवर्सिटीज और जो कॉलेज पहले एंट्रेंस एग्जाम लेते थे वो तो अब भी लेंगे, बिकॉज इस बार तो लेना बहुत जरूरी हो जाएगा उनके लिए। एक तो बात ये है जो रिजल्ट बनाने का जो सिस्टम है इसमें कुछ ना कुछ संतुष्टि है, लेकिन फिर भी कॉलेज यूनिवर्सिटी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, वो तो अपना एंट्रेंस एग्जाम लेंगे ही लेंगे। और ये भी हो सकता है जो कुछ नए कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी बच्चों का एंट्रेंस एग्ज़ाम लें, बिकॉज वो अपने तरीके से देखेंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान बच्चों ने कैसे पढ़ाई की है, तो ऑनलाइन एजुकेशन का क्या इफेक्ट है। तो उनको मैं समझता हूँ ये एग्ज़ाम में तो फिर होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और ऑनलाइन यहाँ पर आप बात कर रहे हैं सर, मुझे लग रहा है कि इंडिया में अब ऑनलाइन पढ़ाई काफ़ी सही स्तर पर होना शुरू हो जाएगी। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था और सोचा भी नहीं था कि हमारे यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई या ऑनलाइन क्लासेस भी लगेंगी। अभी आपको लग रहा है कि आने वाले कुछ और समय तक या महीनों तक ऑनलाइन क्लासेस ही चलने वाली हैं, क्योंकि अभी भी कोविड की स्थिति को सुधरती हुई लग नहीं रही है और 3rd वेव की आशंका पहले से ही जता रहे हैं। देखिए पल्लवी जी, मेरे विचार के अनुसार जो हम लोगों को अब ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और ये मान लेना चाहिए ये हमारी एजुकेशन सिस्टम का परमानेंट ये पार्ट बन गया है। और जो बच्चे हमारे विदेशों में जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ जाकर वो ऑनलाइन एजुकेशन करते थे। लेकिन इस लॉकडाउन का जो एक फ़ायदा हुआ है इंडिया में ख़ास तौर पर, जहाँ हर गांव में, हर शहर में हर एक बच्चा, उनके पेरेंट्स, टीचर्स सभी जो ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ चुके हैं। और मैं ये समझता हूँ ये काम बंद नहीं होना चाहिए। अगर स्कूल्स और कॉलेज नॉर्मल हालात में भी चले जाते हैं तो एक अच्छा विकल्प है। जब कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं देश में, कोई बंद होता है, कोई हड़ताल होती है या कुछ मौसम के ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं, तो उन सिचुएशन में इसका भरपूर जो है उपयोग करना चाहिए। और हमारे जो पंजाब की फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल, जिसमें 6500 स्कूल्स हैं, हमने फैसला किया है जो हमारे सैटरडे होते थे आगे उसको हमने लगातार उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया है। ये परमानेंटली हम इसको ऑनलाइन एजुकेशन को बरकरार रखेंगे। इससे हमारे टीचर्स हैं जो
वो भी अपडेट रहते हैं और बच्चे हैं। एक नया विकल्प जो आया है इस मुसीबत के दौरान, एक अच्छी चीज़ मिली है हमें, तो उसको हम जारी रखना चाहते हैं। बिल्कुल, बच्चों को भी फिर इसकी हैबिट पड़ जाएगी, नहीं तो बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कभी ऑनलाइन हो रहा है, कभी उन्हें स्कूल में जाना है। तो जो ये फॉर्मूला अब निकल कर आया है ऑनलाइन का, ये एक अच्छा और बेहतर विकल्प हो सकता है आने वाले समय के लिए। शुक्रिया धुरी साहब, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। और आपको बता दें कि जिस तरह से ये फॉर्मूला CBSE ने सुझाया है, इसको हर जगह सराहना मिल रही है। हर शिक्षाविद कह रहा है कि इससे बेहतर कोई फॉर्मूला हो नहीं सकता था। तो अब ऐसे में हम भी यही उम्मीद जता रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इस फॉर्मूले से संतुष्ट हों और आने वाले समय में उनका भविष्य उज्जवल रहे। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक।